हेलो दोस्तों, कोरोना काल के इस कठिन परिस्थिति में आप सभी लोग घर में अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई करते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता और इसकी प्रीवियस क्लास में हमने एनन ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है। यह तो सबसे पहली बात कि यह इलेक्ट्रॉन बंधुता एनन ऊर्जा का उल्टा होता है। ठीक है, एनन ऊर्जा का उल्टा होता है। अब एनन ऊर्जा में क्या होता था, मान लीजिए यह कोई परमाणु है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे हैं, तो एनन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन क्या होता था, बाहर निकलता था और यहाँ पर डेल एच का मान धनात्मक आता था। ठीक है, डेल एच का मान यहाँ पर धनात्मक आता था, मतलब इस परमाणु को ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण डेल एच का मान धनात्मक आता था। और हम लोग बोलते भी थे कि एनन ऊर्जा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः डेल एच का मान धनात्मक आता है यहाँ। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में जस्ट इसका ऑपोजिट प्रोसेस होता है। मतलब यदि मान लीजिए यह कोई परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करता है, प्रवेश कराया जाता है। और जब इस प्रकार से होगा, ठीक है, और जब कोई परमाणु, गैसीय विलगित परमाणु इलेक्ट्रॉन को यदि ग्रहण करेगा तो डेल एच का मान यहाँ पर ऋणात्मक आता है। डेल एच का मान यहाँ पर ऋणात्मक होता है। तो यही एनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर होता है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। लेकिन ये जो डेल एच का मान यहाँ पर ऋणात्मक आया है, वह पहले इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए डेल एच का मान ऋणात्मक आता है, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसके पश्चात दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए डेल एच का मान धनात्मक आता है। इसी प्रकार से यह आगे जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते जाएगा, हमेशा डेल एच का मान हमेशा धनात्मक ही आते जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता की हम परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसकी मैं परिभाषा की जब मैं बात करूं तो आप लिखना गैसीय विलगित परमाणु से। ठीक है, गैसीय विलगित परमाणु से क्या कर रहे हैं, एक परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित करती है, ठीक है, जो ऊर्जा उत्सर्जित करती है, वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। और डेल एच का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, ऊर्जा जितना अधिक बाहर निकलेगा, ठीक है, रिलीज होगा, ठीक है, डेल एच का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, डेल एच का मान जितना ऋणात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी उतना ही अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता से संबंधित एक होता है क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब हम देखते हैं क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए, क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता में लगातार वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। कोई भी गैसीय विलगित परमाणु लगातार इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। एक बात और, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो इकाई होती है, वो इकाई होती है किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। ये इसकी इकाई होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता की। अब हम लोग देखते हैं क्रमिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्रमिक
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शॉर्टकट में लिख रहा हूं EA के द्वारा, ठीक है। क्रमिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? मान लीजिए कोई गैसीय विलगित परमाणु है, यदि वह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को प्लस लिखा हूं मतलब ग्रहण करना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके लिए डेल H का मान आता है नेगेटिव, डेल H का मान यहाँ पर ऋणात्मक आता है और यह इस प्रकार से m- एक चार्ज इसमें आ जाता है। फिर यदि यह दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि इसने ग्रहण किया तो यहाँ पर डेल H का मान धनात्मक आएगा, डेल H का मान धनात्मक आएगा और यह परिवर्तित हो जाएगा m- से m2- में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे, और यदि यह और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यह m3- में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पे भी डेल H का मान जो है धनात्मक आएगा। और ओवरऑल यदि मैं बात करूं, ओवरऑल जो वैल्यू आता है डेल H का, वह ओवरऑल डेल H का जो वैल्यू आता है वो धनात्मक यहाँ पर होता है। ओवरऑल वैल्यू डेल H का मान धनात्मक आएगा। क्लियर है इतना? अब देखिए ओवरऑल वैल्यू डेल H का मान धनात्मक आया, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। देखिए एक बात और, एक उदाहरण और लेता हूँ। ये तो पहला उदाहरण है क्रमिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ये दूसरा उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए यह 2+ आवेश में है, ठीक है, प्लस आवेश में है। यदि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यहाँ पर भी डेल H का मान ऋणात्मक आएगा और यह m में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, m में यह परिवर्तित हो जाएगा, उदासीन मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाएगा। यदि पुनः यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यहाँ पर भी डेल H का मान ऋणात्मक आएगा और यदि यह m- में परिवर्तित हो जाएगा और यह फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन को यदि ग्रहण किया तो यहाँ पर भी डेल H का मान, ठीक है, डेल H का मान यहाँ धनात्मक होगा और यह परिवर्तित हो जाएगा m2- में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेल H का मान जब पहली बार वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो माइनस में जब वह जाता है, उदासीन से माइनस में जब वह जाता है तो डेल H का मान ऋणात्मक होता है। उसके पश्चात यदि परमाणु में यदि माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, परमाणु में यदि माइनस चार्ज आ गया, उसके पश्चात यदि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो डेल H का मान धनात्मक आता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान धनात्मक आता है। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना अधिक, डेल H का मान जितना अधिक ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी उतना ही अधिक होता है। तो डेल H का मान पॉजिटिव आया, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गया, ठीक है। 2- आया, 2- जब वो इलेक्ट्रॉन कर रहा है m3- में गया तो डेल H का मान तो और धनात्मक आया, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम हो गया। अब ऐसा क्यों? कि पहली बार जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, m- में जाता है, यहाँ पर डेल H का मान ऋणात्मक आता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अत्यधिक आता है। जबकि बाद में जब वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, माइनस चार्ज आने के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तब उस समय डेल H का मान धनात्मक आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम क्यों आता है? तो इसका उत्तर यह है कि देखिए, इंसान जब भूखा रहता है तब जितना भोजन दो उसको वो ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से ये गैसीय विलगित परमाणु का है, जब वह, ठीक है, उदासीन रहता है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस चार्ज आ गया तो मतलब उसके इलेक्ट्रॉन के प्रति भूख तो समाप्त हो गई। जब इलेक्ट्रॉन के प्रति यहाँ पर भूख समाप्त हो जाएगी तब दूसरा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अगला इलेक्ट्रॉन जब वह ग्रहण करेगा तो आसानी से तो ग्रहण नहीं करेगा, आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता। हमको जबरदस्ती ऊर्जा लगा के उसको ग्रहण करवाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर डेल H का मान धनात्मक आता है, मतलब उसको ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि ये जो फर्स्ट स्टेप में है, पहली बार जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा
वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पहला मान ऋणात्मक आता है डेल एच का मान, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अत्यधिक आता है, जबकि माइनस आवेश आने के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम हो जाता है, क्योंकि परमाणु का इलेक्ट्रॉन के प्रति भूख जो होता है वो समाप्त होने लगता है धीरे धीरे। ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर परमाणु में पॉजिटिव चार्ज है, अब जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो डेल एच का मान ऋणात्मक आया, ये इलेक्ट्रॉन के प्रति इसकी भूख है, तो भूख के कारण डेल एच का मान जो होता है यहाँ पे ऋणात्मक आता है, मतलब एनर्जी को रिलीज करता है। यहाँ पर जब प्लस से या उदासीन में आ जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन फिर भी वह आसानी से ग्रहण कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, परंतु जब उसमें एक माइनस चार्ज आ जाएगा और जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए बोला जाए तो वह इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं करेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो डेल एच का मान धनात्मक आएगा और यहाँ पे तब जाके वो M2- में परिवर्तित होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन की भूख उसमें समाप्त हो जाती है, जिसके कारण डेल एच का मान धनात्मक आता है, और उसके पहले जब वह उदासीन रहता है या धनात्मक रहता है तो इलेक्ट्रॉन की भूख रहती है उसको, जिसके कारण डेल एच का मान ऋणात्मक आता है। और जब अत्यधिक डेल एच का मान जितना अधिक ऋणात्मक आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला जो होता है नाभिकीय आवेश। ठीक है, नाभिकीय आवेश पहला होता है, और नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी उतना ही अधिक होगा, और नाभिकीय आवेश का मान कम होने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होता है। मतलब जो आवेश होता है वह सीधे समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इलेक्ट्रॉन बंधुता का। दूसरा, ठीक है, नाभिकीय आवेश अधिक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक, मतलब नाभिक जितना आवेश जितना अधिक होगा डेल एच का मान जो होता है उतना ही यहाँ पर ऋणात्मक होता है, और डेल एच का मान जब ऋणात्मक आ गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी ऑब्वियसली बात है अधिक ही आएगा। ठीक है, उसके बाद से आप देखो नाभिकीय आवेश हो गया। दूसरा जो कारण है आकार, परमाणु का आकार। ठीक है, परमाणु का आकार, और परमाणु का आकार जितना अधिक होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान उतना ही कम होता है, और यदि आकार छोटा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो मतलब ओपोजिट होता है, परमाणु का जो आकार होता है वह ओपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा पॉइंट है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, और परिरक्षण प्रभाव भी जस्ट ओपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव का मान जब अधिक होगा तो परमाणु का आकार बड़ा होगा, परमाणु का आकार बड़ा होने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मान होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके पश्चात एक और कारक देख लो, चौथा कारक। चौथा कारक जो होता है वह होता है पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षक। पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षक होता है। देखो, पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो स्थायी होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यदि इसमें प्रवेश करता है तो डेल एच का मान अत्यधिक धनात्मक होता है। डेल एच का मान अत्यधिक धनात्मक होता है, मतलब
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो होता है कम होता है। पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षक अत्यधिक स्थायी होते हैं। अत्यधिक स्थायी होने के कारण इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम आता है, मतलब डेल एच का मान धनात्मक आता है यहाँ पर। तो ये है इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसकी हम आवर्तिता देख लेते हैं, थोड़ी सी आवर्तिता देखेंगे और एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए आवर्तिता दो वर्ग में और आवर्त में, वर्ग में और आवर्त में दो चीजों पर देखी जाती है। ठीक है, आवर्तिता मतलब ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड होता है तो उसको वर्ग में देखा जाता है और दूसरा आवर्त में देखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आवर्तिता, तो चलिए देखते हैं आवर्तिता का, आवर्तिता की बात देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहला जो हम देख लेते हैं वर्ग में, पहला देखते हैं हम लोग वर्ग में। वर्ग में जब आवर्त सारणी है, मान लीजिए ये जो होता है आवर्त सारणी है ये, ठीक है। आवर्त सारणी में वर्ग में क्या होता है, वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे आवर्त में, ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या होता है, परमाणु का आकार, परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। अब जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होगा, डेल एच का मान धनात्मक आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होता है। और दूसरा आवर्त की जब मैं बात करूं, आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जाता है, बाएं से दाएं जाते हैं। और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ेगा और नाभिकीय आवेश का मान भी तो बढ़ता है। अब जब नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी बढ़ता है। तो अब देखिए इसी से मैं अब क्वेश्चन जनरेट करता हूं इस आवर्तिता से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न है, देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। अब जब परमाणु आकार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कम होने का तात्पर्य होता है डेल एच का मान जो होता है लेस नेगेटिव आता है, लेस नेगेटिव आता है या धनात्मक आता है, तो ये याद रखना। अब देखिए मैं देखते हैं अब नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये होता है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के बाद ऑक्सीजन फैमिली आता है। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम आता है। और ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पश्चात हेलोजन फैमिली, फ्लोरो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन होता है। इतना आप जानते हैं। मैंने बोला ऊपर से नीचे आने पर डेल एच का मान लेस नेगेटिव या धनात्मक आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होते जाएगा तो सबसे अधिक किसकी, नाइट्रोजन की, देन फास्फोरस की, देन आर्सेनिक का, देन एंटीमनी, बिस्मथ, बिस्मथ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली में ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से होता है, और फ्लोरीन में भी इस तरह से होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा कि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आवर्तिता जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होता है, मतलब डेल एच का मान जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा लेस नेगेटिव आएगा या धनात्मक आएगा। तो इस दृष्टिकोण से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होना चाहिए, देन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इसका क्रम हो जाएगा, ठीक है। और बाएं से दाएं जाने पर देखो, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कम होता है तो नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी अधिक होता है।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी अधिक होगी? ये इस प्रकार से कर्म हो जाएगा क्या? क्लोरीन का अधिक होगा सल्फर से, सल्फर का अधिक होगा फास्फोरस से, फिर इधर ये इधर ये इधर ये इधर, इस प्रकार से ये क्रम हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता, ऐसा यहां पर नहीं होता। देखो यहां पर और यहां पर, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कमी आती है, तो ऐसा नहीं होता। ये एक्सेप्शन केस है, अपवाद है। ठीक है, ये अपवाद है, याद रखना कि नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन एक इस आवर्तिता में अपवाद के फलस्वरूप काम करते हैं। तो अपवाद है, एक्सेप्शन केस है। तो यहाँ पे किस प्रकार से होता है? अब किस प्रकार से होता है देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं। यहाँ पर इस प्रकार से होता है कि एक्सेप्शन केस है, अपवाद है मैंने बोला। यहाँ पर जो परमाणु का आकार है, परमाणु का आकार वह डोमिनेंट हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन केस है, याद रखना। अपवाद है फ्लो, और ये इसका जो सही क्रम होता है कुछ इस तरह से होता है। क्लोरीन का अत्यधिक होता है फ्लोरीन से, क्लोरीन का अत्यधिक होता है फ्लोरीन से। ठीक है, और सल्फर का अधिक होता है ऑक्सीजन से, और फास्फोरस का अत्यधिक होता है नाइट्रोजन से। ठीक है, क्लोरीन का अत्यधिक होता है फ्लोरीन से, सल्फर का अधिक होता है ऑक्सीजन से, और फास्फोरस का अत्यधिक होता है नाइट्रोजन से। ये अपवाद को आप याद रखना। और इसका कारण क्या है? यहाँ पर परमाणु आकार डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। अब इसका हम लोग कारण देखते हैं कि यहाँ पे परमाणु का आकार किस प्रकार से प्रभावी होता है। अब देखेंगे, इसको थोड़ा मैं मिटा रहा हूं। यहाँ पर एक्सेप्शन केस है, बिल्कुल ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी आती है, बिल्कुल सही है। लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन के केस में, ऑक्सीजन सल्फर के केस में और नाइट्रोजन और फास्फोरस के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर परमाणु आकार अत्यधिक प्रभावी होता है। जब मैं फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन की जब मैं बात करूं, इसका होता है 9 और क्लोरीन का होता है 17। अब यहाँ पर 2, 8 और 1 होता है। अंतिम कोष में 2, 8, 1 इस प्रकार से जाता है, और क्लोरीन में आता है 2, 8 और 7 आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब मैं जब फ्लोरीन का डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, फ्लोरीन का जब मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ तो इस प्रकार से बनेगा। वन एस टू, 2s2, 2p6, 2p6 न होके 2 ही ऑर्बिटल होते हैं यहाँ पर। बिजली थोड़ी सी चली गई थी, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु आकार प्रभावी होता है, जिसके कारण क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन से अधिक होती है, सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से अधिक होती है, और फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से अधिक होती है। अब देखिए इसका कारण क्या होता है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से अत्यधिक होती है। तो इसका कारण यह है कि फ्लोरीन का 9 होता है परमाणु क्रमांक, अंतिम 2 और 7, मतलब अंदर के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर के कोष में 7 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पाए जाते हैं। मतलब नाभिक के बाहर 2 ही कक्षा पाए जाते हैं, जबकि क्लोरीन में नाभिक के बाहर 3 कक्षा पाए जाते हैं। मतलब क्लोरीन का जो आकार होता है वो बड़ा होगा। और मैंने अभी बोला कि परमाणु आकार जब प्रभावी होगा तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर प्रवेश करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर प्रवेश करेगा तो डेल एच का मान मोर नेगेटिव आएगा इसकी तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में, ठीक है। क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो डेल एच का मान जो होता है अत्यधिक नेगेटिव आता है। तो इसीलिए पूरे आवर्त सारणी में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है।
कारण इसका यही है कि परमाणु आकार अत्यधिक प्रभावी होता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, आगे जो होता है कल मिलेंगे। धन्यवाद।